2 जुलाई शनिवार को जर्मन प्रेस में एक इंटरव्यू रिलीज़ हुआ जो कि था नासा के चीफ बिल नेल्सन का। उन्होंने ये दावा किया कि फ्यूचर में जाके चाइना मून को क्लेम कर सकता है। आगे जाके वो ये कह सकता है कि मून आज से चाइना का पार्ट है और आप सभी लोग इससे दूर रहें। इसके बाद इस थ्योरी को चाइनीज़ स्पोक्सपर्सन ने बिल्कुल गलत कहा और कहा कि ये इनरिस्पॉन्सिबल है कि नासा के चीफ इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है, जो पीसफुल स्पेस प्रोग्राम है, उसको गलत तरीके से बताया गया है लोगों को, और उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी कड़ी आलोचना भी की। लेकिन आपको समझना होगा कि बिल नेल्सन आखिर थे कौन। बिल नेल्सन आज की डेट में नासा के चीफ हैं, एक तरीके से वो हेड है नासा के बिल्कुल। बिल नेल्सन 2001 से लेकर 2019 तक सीनेटर रह चुके हैं, यानी कि वो अपर हाउस के मेंबर थे, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक उसी तरीके से बिल नेल्सन अपर हाउस के मेंबर थे। उससे पहले भी वह 1972 से 1978 तक फ्लोरिडा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर रहे हैं। उसके बाद 1979 से 1991 तक वो यूएस कांग्रेस के पार्ट रहे हैं और वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। और उससे पहले बिल नेल्सन वियतनाम वॉर के दौरान यूएस आर्मी रिजर्व में भी रहे हैं। बिल नेल्सन दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो सिटिंग मेंबर थे यूएस कांग्रेस के। उसी दौरान वो स्पेस में भी गए थे। उन्हें नासा के STS-61C मिशन के लिए चुना गया था, जिसमें स्पेस शटल कोलंबिया से उन्हें स्पेस में भी भेजा गया था। उसके बाद जब बाइडेन प्रशासन पावर में आया तो 2021 में उन्हें नासा का चीफ बना दिया गया। एक टाइम था जब चाइना और यूएस के बीच में मून पर जाने के लिए बहस छिड़ गई थी, और यूएस इकलौता दुनिया का ऐसा देश है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा और उन्हें वापस बुला लिया। 1972 के बाद से कोई भी व्यक्ति मून के ऊपर नहीं गया है। अब जो नए ज़माने में है वो चाइना एक मेजर सुपर पावर बनना चाहता है स्पेस के क्षेत्र में, और इसीलिए वो लगातार कई लॉन्चेस कर रहा है। और चाइना का जो लूनर प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कहा है कि वो 2028 तक एक क्रू मिशन भेजेंगे, जो कि एक मिलिट्री क्रू मिशन होगा। जबकि यूएस का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है जो 2017 में उन्होंने लॉन्च किया था, उनमें उसके अंडर कहा गया है कि 2025 तक दोबारा से यूएस अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के लैंड पर उतारेगा और उन्हें वापस बुलाएगा। आर्टेमिस प्रोजेक्ट 2017 में स्टार्ट हुआ था और अब तक उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। आर्टेमिस प्रोजेक्ट के लिए नासा ने आर्टेमिस अकॉर्ड भी किया है, जिसमें 21 कंट्रीज ने पार्ट लिया है, और सभी कंट्रीज मिलकर फ्यूचर में लूनर के रिसर्च पे और वहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह बनाने के लिए एक साथ कॉपरेशन करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करना जो मून पर जाए और वापस ला सके एस्ट्रोनॉट्स को। नासा खुद एक SLS प्रोग्राम बना रहा है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, और एक ओरायन स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहा है जो कि कैपेबल होगा क्रू को लूनर की लैंड पर ले जाने में और उन्हें वापस लाने में। लेकिन इसी के साथ वो एक कई सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप उसने कर रखी है, ताकि वो और जो दूसरे मिशन है जो कि पेलोड वगैरह ले जाने के लिए या फिर दूसरे सामान ले जाने के लिए भी लगातार कंटिन्यूस फ्लाइट चाहिए होंगी, उसके लिए कई और प्राइवेट कंपनी से बात हुई है, जिसमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट SpaceX को दिया गया है। और SpaceX लूनर पर लैंड करने के लिए एक नए स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, वो है स्टारशिप प्रोजेक्ट। स्टारशिप प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। स्टारशिप प्रोजेक्ट सिर्फ नासा के लिए ही नहीं होगा बल्कि SpaceX खुद के लिए भी डेवलप कर रहा है, जिसमें वो प्राइवेट पैसेंजर को एज अ टूर देगा लूनर तक ले जाने में और उन्हें वापस लाने में। वहीं जो नासा का SLS प्रोग्राम है या ओरायन स्पेसक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है। 2011 में शटल प्रोग्राम के बंद होने के बाद नासा के पास कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिसके द्वारा क्रू को लॉन्च किया जा सके स्पेस में। अभी जो 2011 में शटल प्रोग्राम बंद होने के बाद 2019-20 तक सारे क्रू मिशन जो लॉन्च किए जाते थे वो रसिया करता था, लेकिन 2020 में SpaceX ने ड्रैगन कैप्सूल का कम्प्लीटली एक सफल परीक्षण किया और उसके बाद से लगातार क्रू की जो फ्लाइट होती है अमेरिका की वो सारी SpaceX ही हैंडल करता है। और इस ओरायन जो प्रोग्राम है अगर उसकी पूरी कॉस्ट देखी जाए तो
एक सिंगल लॉन्च ओरायन स्पेसक्राफ्ट का तकरीबन $2 बिलियन में पड़ेगा। वहीं अगर स्टारशिप की बात की जाए तो एलन मस्क के हिसाब से अगर उन्होंने कंप्लीटली जैसा सोचा वैसा अगर स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर लिया तो एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट होगा और दुनिया का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा आज तक की हिस्ट्री में। और इसकी जो लॉन्चिंग कॉस्ट है वो मात्र $2 मिलियन होगी, जो कि ओरायन लॉन्च सिस्टम से बहुत बहुत ज़्यादा कम है। यही वजह है कि आर्टेमिस प्रोग्राम में जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो स्पेसएक्स को मिला है। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना चैंग ई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसके अंदर वो 2028 से 2030 तक एक क्रू मिशन भेजेंगे, जो कि एक मिलिट्री मिशन होगा। और वो वहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च करेंगे और उनका जो फ्यूचर में प्लान है वो ये भी है कि वो वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री डेवलप करेंगे और वो लेबॉर्ट्री फार साइड में होगी, यानी कि साउथ पोल पर वो डेवलप करेंगे। और साउथ पोल ही पर ही अमेरिका की कोशिश है कि वो अपने क्रू मिशन को भेज सके। चाइना ने अपना खुद का इसके स्पेस स्टेशन डेवलप किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 5 गुना छोटा है। वो आज की डेट में तकरीबन वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और इंडिया भी इस रेस में है। इंडिया ने भी कहा है कि 2030 तक वो भी एक स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे, क्योंकि 2030 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर दिया जाएगा। वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस चक्कर में उसको रिटायर किया जाएगा और उसके बाद सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन बचेगा, वो होगा चाइना का। चाइना ने पिछले कुछ सालों में स्पेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक स्पेस क्राफ्ट भी भेजा था लूनर के फार साइड में, जहाँ से उन्होंने सैंपल भी कलेक्ट किए थे। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो एक सुपर पावर बन के उभरे स्पेस के एरिया में। अमेरिका ने लगातार चाइना के स्पेस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये एक इनरिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम है। चाइना लगातार दूसरों की टेक्नोलॉजी चुरा के उसको यूज करता है, जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेस के एरिया में स्टेबिलिटी बनाने के लिए और सभी देशों को एक साथ लाने के लिए यूएन ने 1967 में एक ट्रीटी साइन की थी, वो थी स्पेस आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी के अंदर काफी सारे क्लॉज थे। उन्होंने बताया था कि आप मिलिट्री यूज नहीं कर सकते, मिलिट्री का स्मॉल जो वेपन होते हैं उनको ना तो आप अर्थ के ऑर्बिट में रख सकते हैं, ना ही किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में रख सकते हैं, ना ही आप न्यूक्लियर का यूज़ कर सकते हैं आउटर स्पेस में, ना ही किसी भी तरह के मास डिस्ट्रक्शन वेपन होते हैं जो वो मून पर या किसी भी और सेलेस्टियल बॉडी पर आप नहीं रख सकते। आप किसी सेलेस्टियल बॉडी को क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और भी कई सारे क्लॉज थे जो स्पेस ट्रीटी के अंदर आए थे। इसमें तकरीबन 111 देश आज तक शामिल हो चुके हैं। इंडिया भी इसका एक पार्ट है। जो मेजर प्लेयर्स थे उन्होंने भी इस ट्रीटी को साइन किया, जैसे यूएस, रसिया और चाइना। इसके बाद लगातार इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए 4 और ट्रीटी बनाई गई थी, जिनमें से एक ट्रीटी थी मून ट्रीटी या फिर ट्रीटी ऑफ मून। इसमें मेजर अर्थ का मून था उसके ऊपर फोकस किया गया था। जो बाकी 3 ट्रीटी बनाई गई थी उनको तो ज़्यादातर सभी देशों ने साइन कर लिया था, लेकिन जो मून ट्रीटी थी उसको मात्र 18 देशों ने साइन किया है। और उसमें से भी जो मेजर प्लेयर थे जैसे कि यूएस, रसिया और चाइना, तीनों ने ही इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए हैं। इस ट्रीटी में खास तौर पर फोकस किया गया था कि किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन पर इसमें रोक लगाई जाएगी मून के ऊपर। ना ही आप मून को क्लेम कर सकते हैं कि वो मून आपके देश को बिलोंग करता है, ना ही आप किसी भी तरह का उस पर अधिकार रख सकते हैं, ना ही आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मून पर जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, वो उन पर सभी देशों का बराबर होगा। इसीलिए इसमें जो इस पर जो साइन है वो इन तीनों देशों ने नहीं किए। इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट है, मून ट्रीटी का, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसको अमल में नहीं लाया है, सिर्फ इंडिया ने साइन किए हैं। इस बात का खतरा बहुत ज़्यादा है कि आगे चलकर मून को लेकर काफ़ी लंबी बहस छिड़ने वाली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कई लोगों ने ये क्लेम किया है या उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं कि उन्होंने मार्स पर प्लॉट खरीद लिया है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, हिंदुस्तान टाइम, अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान के एक लड़के ने भी मून पर एक प्लॉट खरीदा था और उसका सर्टिफिकेट भी दिखाया था। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, जब मून का लैंड किसी देश को बिलोंग ही नहीं करता है तो आपके पास इस चीज़ का राइट आया कहाँ से कि आपका प्लॉट है मून पर। अगर आप इन चीज़ों को सबको सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आपको 2-3 ऐसी साइट मिलेंगी जो ये सारे काम करती हैं। एक तो वही है द लूनर रजिस्ट्री, जिस पर आप सर्च करेंगे तो आपको साफ दिखेगा, उस पर बताया जाता है कि आप अपना एक प्लॉट खरीद सकते हैं जो कोई खास महंगे नहीं होते हैं। 40-50 हज़ार रुपये में आपको अच्छी खासी ज़मीन मिल सकती है मून के ऊपर, और उस जगह की आपको एक सैटेलाइट फ़ोटो भी दी जाएगी, एक बाकायदा एक कार्ड भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप उस लैंड को लीगली कैसे अपनाते हैं, क्योंकि मून ट्रेटी के अंदर या आउटर स्पेस ट्रेटी के अंदर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी किसी भी देश को बिलोंग नहीं करती है। तो आखिर आपको जो राइट दे रहा है वो है कौन? तो आप इंटरनेट पर जब भी इस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको कोई क्लियर चीज़ नहीं मिलेगी। कहीं भी इस चीज़ के बारे में नहीं दिया गया है कि ये चीज़ें फेक हैं, ओरिजिनल हैं, क्या हैं। लेकिन जितनी रिसर्च आप करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि ये चीज़ें रियल नहीं हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से फेक ही हैं, आप जो भी पैसे पे कर रहे हैं वो सिर्फ उस कागज़ के टुकड़े के लिए हैं जो आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा उन पैसों का और उस कागज़ के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं है। बाकी आपको स्पेसएक्स के बारे में अगर कुछ जानना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।